हेलो दोस्तों, देखिए ये हमने 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये 5000 क्वेश्चन जो एसएससी के ये 5 एग्ज़ाम्स हैं सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, इन सभी के ये 5000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे और ये वीडियो रोज़ सुबह आपको 8 बजे हमारी अप टू स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये सीरीज़ लगभग 2 महीने तक चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो देखिए एल्यूमिनियम को जो शोधन है वो विद्युत अपघटनीय विधि हुप्पो विधि द्वारा किया जाता है और इसमें सोडियम, बोरियम और एल्यूमिनियम के फ्लोराइडों को गलित मिश्रण विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि एल्यूमिनियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है। इसके अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं कार्बन के? तो देखिए फ्लोरीन के अंदर 60 जो कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। फ्लोरीन कार्बन का एक नया अपर रूप है और इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। फ्लोरीन 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्मेली तथा उसके सहकर्मी द्वारा बनाया गया था और इसकी खोज वर्ष 1996 के लिए इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। शुष्क पाउडर अग्निशामक में क्या होता है? तो देखिए शुष्क पाउडर अग्निशामक के अंदर बालू और पोटासियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर के द्वारा की गई थी। नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा था: लाइमेन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और बफन। इन 5 श्रेणियों के अंदर उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार उपयोग से क्या हानि होती है? तो देखिए जब तेलों को बार बार पकाया जाता है, खाद्य तेलों को, तो उनमें कार्सिनोजिक पदार्थ होता है जो कि कैंसर पैदा करता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों में तेल का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्सिनोजिक पदार्थ के कारण क्या पैदा हो जाता है? कैंसर पैदा हो जाता है। इसी कारण से इनका उपयोग कम करना चाहिए। मोंगला पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो देखिए मोंगला पतन या मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो मोंगला पतन कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर पृथक करती है। बात करें स्वेज नहर की तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है और यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना मानो जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो देखिए थ्री गॉर्जेस डैम ये चाइना के अंदर स्थित है। बांगतीजी नदी के ऊपर थ्री गॉर्जेस डैम स्थित है। कहाँ पर? चाइना में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए एक तरफ देश हैं और दूसरी तरफ है इनकी राजधानियाँ। तो बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की कौन सी राजधानी है? ब्यूनस आयरस। नेक्स्ट है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। नेक्स्ट है मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। और लास्ट है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हाररे। जिम्बाब्वे की राजधानी हाररे है। ग्रांड बैंक और डाकघर बैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रांड बैंक और डाकघर बैंक यह मछली पकड़ने का मुख्य क्षेत्र है। ग्रांड बैंक की अवस्थिति अमेरिका के पूर्व तट के सहारे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा के मिलने से होती है और ये कहाँ पर है? न्यूफाउंडलैंड के अंदर स्थित है। बात करें डाकघर बैंक की तो ये कहाँ पर है? ये उत्तरी सागर में इंग्लैंड के पूर्व तट के सहारे पर फैला हुआ है। तो ग्रांड बैंक और डाकघर बैंक मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें तो सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। बात करें सार्क की तो यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक देश देख लेते हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, लेकिन बाद में 2005 के अंदर इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया था। तो शुरुआत में 7 सदस्य देश थे और 2005 से सार्क के 8 सदस्य देश हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो देखिए, हमारे जो सौरमंडल है उसमें शुक्र जो है उसकी बनावट और जो आकार है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है और इसी वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को बोन्ना ग्रह माना जाता है? तो देखिए, बोन्ना ग्रह किस ग्रह को माना जाता है? तो प्लूटो को बोन्ना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोन्ना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया गया था। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौरमंडल के अंदर सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और ये गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यहाँ पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है यहाँ के वायुमंडल में, इसी कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। चांद की तरह परवस्थाएं दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, चांद की तरह तो जो परवस्थाएं दिखती है वो शुक्र और बुध ग्रह के अंदर यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात करें चांद की तरह परवस्थाएं दिखने वाला ग्रह शुक्र है और ग्रहों में बुध तथा शुक्र की ही दिखने वाली कलाएं ऐसी होती हैं। शुक्र की धरातल नहीं दिखाई देती क्योंकि यह सघन बादलों से ढका हुआ है। शुक्र के धरातल पर जो तीक्ष्ण किनारे वाली चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी उत्पत्ति का परिणाम है और यह द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और यह सुबह तथा शाम को दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो देखिए, जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या सिस्टर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसी कारण से शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश ये तीनों पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है, लेकिन जो अरावली है वो एक अलग से यानी कि पृथक श्रृंखला है। अरावली है श्रृंखला अलग से एक श्रृंखला है। बात करें अरावली, ये सबसे पुरानी श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, वर्षा के वो क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, जो मेघालय, लेह, कोरोमंडल तट और कोंकण तट, अगर यहाँ इनकी बात करें तो जो लेह क्षेत्र है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है और बाकी मेघालय, कोरोमंडल तट और कोंकण तट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है, फिर पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, ये गुजरात के अंदर है कच्छ, तथा सौराष्ट्र का जो तट है और तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति बनाए रखनी है। और 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और ये भाग 4 में शामिल है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अब वह है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश को संविधान बनने के समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी कि नेफे के नाम से। तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफे था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये जो हिस्सा था ये असम के समवर्ती हिस्से से अलग किया गया था 1948 के अंदर और इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। लेकिन वर्ष 1986 का जो अधिनियम हुआ था उसके तहत इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया और जिसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं।
बात करें जयदेव की, तो जयदेव बंगाल का जो अंतिम सेन शासक था लक्ष्मण सेन, उन्हीं के ये आश्रित कवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? तो देखिए, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का उपभोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को तोता है हिंद के नाम से जाना जाता है और इन्होंने उर्दू जो भाषा है उसी के ये जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबार में ज़्यादातर काम किया, और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। मौलिक अधिकारों को भोगने के लिए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को भोगने के लिए जो रिट वगैरह जारी किए जाते हैं वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर बात करें उच्च न्यायालय की, तो वह आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, और सर्वोच्च जो न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है ये आर्टिकल 32 के तहत अपनी रिट को जारी करता है। और जो आर्टिकल 32 है इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, क्योंकि ये तब लागू होता है जब कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं चुन सकता। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश तो ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और सभी सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए, अंटार्कटिका में जो अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार का, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, और इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। और इस क्षेत्र में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र भी है, जैसे कि मैत्री और भारती, ये दोनों भी भारत सरकार के ही अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो देखिए, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, और सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो देखिए, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? जौ, गेहूं, सरसों, मसूर और चना। तो यहाँ पर देखिए, जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल है, न कि रबी की। यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो देखिए, कश्मीरी महामृग कहाँ पर पाए जाते हैं? दचिंगम अभयारण्य के अंदर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। और दचिंगम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास में यह स्थित है। और इसके अलावा किसी भी अभयारण्य में हुगली प्रजाति के हिरणों का स्थायी आश्रय नहीं मिलता है, केवल दचिंगम में ही कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो देखिए, रबी की फसल इनमें से कौन सी है ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। तो बात करें रबी की फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं, सरसों और चना, ये तीनों रबी की फसल है। और बात करें खरीफ की फसल, तो चावल, मक्का और बाजरा। चावल, मक्का और बाजरा ये प्रमुख रूप से खरीफ की फसलें हैं। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के अंदर स्थित है। बात करें कि परमाणु कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था टाटा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन अगस्त 1948 के अंदर किया गया था। लेकिन इस दिशा में प्रगति तभी प्रारंभ हुई जब 1954 में ट्राम्बे, ये मुंबई के पास में है ट्राम्बे, यहाँ पर परमाणु संस्था स्थापित हुई। और इस संस्था का नाम 1960 में बदलकर क्या कर दिया गया? ट्राम्बे का नाम 1960 में बदलकर बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर यह स्थित है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें मुंबई, कोचीन और पारादीप, तो ये तीनों कैसे बंदरगाह हैं?
ये तीनों के तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन जो चेन्नई है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई थी। तो देखिए मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? ये बैरकपुर छावनी के अंदर पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विरोध के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट यूरसेन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। जब मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया तो उसके बाद में 1857 की क्रांति को एक नई हवा मिली और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया और बेगम हजरत महल ने ग्वालियर से इसका नेतृत्व किया और बाद में जो दिल्ली से मेन नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था और बहादुर शाह जफर को बाद में रंगून की जेल में भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कर्जन वायसराय के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो देखिए इनके टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1904 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1985 के अंदर हुई थी, ये इनके टाइम में नहीं हुई। और द्वितीय दिल्ली दरबार ये लगाया गया था 1903 के अंदर, ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। लेकिन जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बाकी बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना और द्वितीय दिल्ली दरबार ये तीनों लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। कहाँ पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी और इदुलजी वाचा के प्रयासों से की गई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक है? तो देखिए भारत में सबसे जो अधिक उत्पादन होता है और निर्यातक होता है वो अबरक का होता है। अबरक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगर बात करें कपास की तो कपास और चाय इन दोनों में चीन जो है वो सबसे आगे इन दोनों का उत्पादन करता है। और तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? चिली के अंदर तांबे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो देखिए मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी उड़ीसा के अंदर यह फैला हुआ है, उत्तर पूर्वी उड़ीसा में। आगे है मुलाई पेरियाई बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए मुलाई पेरियाई बांध का झगड़ा केरल और तमिलनाडु से संबंधित है और ये जो बांध है ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। ये बांध केरल के अंदर पेरियार नदी पर बना हुआ है, मुल्ली पेरियार बांध। निम्न में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल को घोषित करेगा? तो देखिए वित्तीय आपातकाल हो या चाहे कोई सा भी आपातकाल हो उसे केवल राष्ट्रपति ही उसकी घोषणा कर सकता है और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लागू होता है जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो भारत के अंदर संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, मौलिक अधिकार, संविधान न्यायालय पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग है, ये सभी कार्रवाई करने की जो प्रकार है वह अमेरिका से ही ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो देखिए भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, पूरे केंद्र का अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम कितनी निर्धारित सीटें हैं? तो लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधित्व की है
20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य पहले एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन हो चुका है। उसके तहत ये 2 सीटें जो शेड्यूल कास्ट है या SC/ST है उनको अलॉट कर दी गई है। नेक्स्ट है, यह कथन किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों से बंधा रहता है। तो यह रूसो ने अपनी पुस्तक में कहा था। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह कथन कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सदा जंजीरों से बंधा रहता है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देंगे यदि वह स्तरों से निरंतर अनुपस्थित रहे। यानी कि संसद का सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता गवा देगा? तो देखिए, अनुच्छेद 101 के तहत अगर सांसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और यह आर्टिकल 61 में दर्शाया गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आर्टिकल में? 61 आर्टिकल में दर्शाया गया है और महाअभियोग लाने से 14 दिन पहले नोटिस जारी करना होता है और कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए, लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि जनता का हाउस के नाम से जाना जाता था और इसे लोकसभा नाम 1954 में दिया गया था। 14 मई 1954 को लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बोल सकते हैं? तो देखिए, वे मंत्री जो राज्यसभा में सदस्य हैं, यानी कि जो मंत्री होता है, प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में जिसका वह सदस्य है उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वह उस कार्रवाई के अंदर अपना मत देने का अधिकार नहीं रखता। और यह आर्टिकल कौन सा कहता है? अनुच्छेद 88 इस बात को दर्शाता है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? यानी कि कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है? तो देखिए, लूनी नदी समुद्र के अंदर नहीं मिलती। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। यह अजमेर यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और लगभग 320 किलोमीटर तक यह प्रवाहित होने के पश्चात गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और ये किसके लिए फेमस है? तेंदुए और चीतल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क फेमस है। शिवपुरी नेशनल पार्क 1955 में मध्य प्रदेश में स्थापित यानी कि ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। कब? 1955 में। और वर्तमान में इसका जो नाम है यह 1959 में मिला था। पहले इसका नाम माधव नेशनल पार्क था और अब इसका नाम शिवपुरी नेशनल पार्क है। और यहाँ पर प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार और जंगली सूअर, ये यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1999 में की गई थी और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो देखिए, राजस्थान के अंदर महिलाओं और पुरुषों के मध्य में सबसे अधिक अंतराल पाया जाता है। किसका? लिटरेसी का। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है। तो देखिए, दीव एक द्वीप है दमन से हटकर। दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। दीव जो कि एक द्वीप है और यह गुजरात तट से कुछ ही दूरी पर
अरब सागर में स्थित है। मोती मस्जिद निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और यह आगरा के किले में स्थित है। और दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है लाल किले में, उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे गांधी जी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में इस तख्ते ताउस को कौन छीन कर लेकर गया था? तो देखिए फारसी आक्रामक नादिर शाह, जो एक लुटेरा था नादिर शाह, यह तख्ते ताउस को 1739 में जब करनाल का युद्ध हुआ था, उसमें नादिर शाह तख्ते ताउस को लूट कर लेकर गया था। किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से यह लूट कर लेकर के गया था 1739 में। और तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और यह जो लाल किला है उसके अंदर रखा जाता था दीवाने आम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, आकस्मिक रिक्त के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सही बात है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। जी हाँ, वह राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देगा और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बन जाएगा? राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति के स्थान पर आ जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नाम प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं किया जाता। ऑटोमेटिक जो भारत का जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति के स्थान पर आ जाता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर चला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा।